हेलो हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया कंपोजिशन डायरेक्शन एंड ट्रेंड्स। और ये आपका 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। जो 4th यूनिट है वो आपकी जो रिलेटेड है वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है और फॉरेन ट्रेड किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे कि WTO हम इसमें पढ़ेंगे। 4th यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो ये आपका 4th यूनिट में हम ज़्यादातर जो स्टडी करेंगे वो फॉरेन ट्रेड के बारे में करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें है कि व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द कंपोजिशन डायरेक्शन एंड ट्रेंड्स। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड हमें क्या होता है कि जब एक से अधिक देश, जो विभिन्न देश के नागरिक हैं, ये एक से अधिक देश आपस में किसी भी तरह से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, तो वो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जो विभिन्न देश के अलग अलग देशों के नागरिकों के साथ होता है। जैसे कि भारत का अमेरिका के साथ, भारत का चाइना के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ, दूसरे देश के साथ अगर व्यापार होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। जो सामान हम बाहर भेजते हैं उसे हम निर्यात, एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, और जो सामान हमारे पास आएगा उसे हम इंपोर्ट या आयात कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए भारत जो विदेशी व्यापार है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट जैसे कि एक रॉबर्टसन की डेफिनेशन भी थी, विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। इसका मतलब है कि जो फॉरेन ट्रेड है दैट इज़ इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन है। तो फॉरेन ट्रेड हमारे पास, तो इट मीन्स कि अगर किसी देश ने तरक्की करनी है तो वो फॉरेन ट्रेड में अगर इन्वॉल्व है तो उसके डेवलपमेंट के काफ़ी अधिक चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं कि कई बार हमारे पास कुछ साधन बहुत अधिक होते हैं और कुछ साधनों की कमी होती है। तो अगर जो हमारे पास साधन अधिक हैं, अगर हम वो दूसरे देशों के साथ उसका व्यापार करेंगे तो जिन चीज़ों की हमारे पास कमी है वो हम उनसे आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अगर विदेशों में अच्छी टेक्निक है तो हम वहाँ से उनसे वो टेक्निक लेकर उनको दूसरी टेक्निक के बदले में किसी और वस्तु और सेवाओं का उनसे लेन देन, आदान प्रदान किया जा सकता है। तो भारत का विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस क्या है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब ज़्यादातर जो दूसरे देशों से व्यापार करता था भारत, वो उसमें जो क्योंकि हम तब स्वतंत्र नहीं थे, डिपेंडेंट थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जिसे हम कहें अंग्रेज ब्रिटिश जो सरकार थी वो हमारे देश पर राज करती थी। तो ज़्यादातर जो व्यापार था ना वो सिर्फ जैसा ब्रिटिश या अंग्रेज लोग चाहते थे वैसा ही होता था। तो देश हमारा शुरू से ही कृषि प्रधान रहा है। तो ज़्यादातर जो भारत की जो कलात्मक वस्तुएं जो भी होती थी वो सारे दूसरे देशों में प्रसिद्ध थी। और अगर आप लोग को याद हो तो हम पहले पढ़ते थे कि जो विदेशी लोग थे या अंग्रेज लोग थे यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर ले जाते थे और वहाँ से महंगा तैयार माल महंगे दामों पर हमारे देश में ही बेचते थे। तो जो विदेशी व्यापार है वो कुछ ही देशों तक केवल सीमित था, अर्थात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के कुछ देश थे जहां तक वो सीमित था, उन्हीं से हमारा आयात और निर्यात होता था। तो इसमें क्या है, अच्छा अब इसमें ना हम 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। जो ये है ना कंपोजिशन डायरेक्शन एंड ट्रेंड्स। सबसे पहले तो व्यापार परिणाम, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि कितना वॉल्यूम, कितने करोड़ रुपए का हम आयात निर्यात करते थे, व्यापार हम करते थे, और वो हो गया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब किन वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते थे। कंपोजिशन का मतलब है कि विदेशी व्यापार का स्वरूप कैसा था, कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हम आयात और निर्यात की जाती थी, कि उनमें कौन सी वस्तुएं और सेवाएं आती थी। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब दिशा। जब हम दिशा की बात करते हैं डायरेक्शन, तो हम उन देशों में, उन कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा व्यापार होता था।
डायरेक्शन, दिशा का मतलब कि किन देशों के साथ हमारा किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। और जो कंपोजिशन है, स्वरूप का मतलब है विदेशी कि किन किन वस्तुओं का हम आयात निर्यात करते थे। और वॉल्यूम का मतलब है कि कितने अमाउंट का हम आयात निर्यात करते थे। और लास्ट में है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जब हम देशों से आयात निर्यात करते थे, जो हमारा बैलेंस था, बचता था, तो वो सरप्लस का होता था या घाटे का रहता था। तो ये हमारे पास है 4 चीज़ें हमने करनी है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्वतंत्रता से पहले का विदेशी व्यापार। तो स्वतंत्रता से पहले जो विदेशी व्यापार था वो ज़्यादा नहीं था और बहुत ही कम अमाउंट का था। भारत में कुल विदेशी व्यापार 1934 में 186 करोड़ का था और 1939 में यह बढ़कर 321, बहुत ही लेस अमाउंट इंक्रीज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का स्वरूप। स्वरूप का मतलब किन वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते थे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत से कच्चे माल और कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इट मीन्स उनको बाहर भेजते थे और वहाँ से तैयार माल हमारे देश में आता था। और हमारे देश में कपास, अनाज, जूट की वस्तुएं, चाय और तिलहन का निर्यात होता था। और वहाँ से जो पक्का माल था, मशीनें वगैरह थी, वो वहाँ से तैयार वस्तुएं, मशीनें, रासायनिक पदार्थ, इनका हम आयात करते थे। डायरेक्शन का मतलब किन किन देशों के साथ हमारा व्यापार था। कहते कि जो भारत स्वतंत्रता से पूर्व भारत का जो अधिकतर व्यापार था वो इंग्लैंड के साथ था, ब्रिटेन के साथ था। और ज़्यादातर कुल निर्यात का 34% और कुल आयात का 31% इंग्लैंड के साथ होता था। और बाकी दूसरे देश बर्मा, कनाडा, श्रीलंका से भी कुछ कुछ व्यापार होता था। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश है विदेशी व्यापार में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। बैलेंस ऑफ ट्रेड बचत का व्यापार था और हमारे निर्यात आयातों से अधिक रहे हैं। तो ये हमारे पास था कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का जो विदेशी व्यापार है वो ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स ने नीति बनाई हुई थी उसी के आधारित था। और इस नीति का जो उद्देश्य था कि एक भारत केवल कच्चे माल की पूर्ति बनाए रखे और तैयार माल को हमेशा खरीदता रहे। मतलब कि जो मेन मकसद था ब्रिटिशर्स का वो हमारे देश को लूटना था। तो उनका इसके कारण हमारा जो देश है वो अधिक तरक्की नहीं कर पाया। अब जब स्वतंत्र हुआ देश, विदेशी नीति बनी, प्लानिंग बनी, तो बहुत सारे चेंजेस आए। तो अब भी हम इसमें 4 थिंग्स करेंगे कि वॉल्यूम कितना था, इंडिया का फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम, विदेशी व्यापार का परिणाम क्या है, और भारत के विदेशी व्यापार की संरचना का मतलब किन किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं और किन वस्तुओं का आयात करते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस हुए। और इसके बाद है विदेशी व्यापार की दिशा। तो मैं आपको 1 बाय 1 हम करते हैं। भारत के विदेशी व्यापार का परिणाम। तो सबसे पहले है विदेशी व्यापार का परिणाम। भारत में जो विदेशी व्यापार है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज हुआ। 1947-48 में जो विदेशी व्यापार है वो 798 करोड़ का था और 1951 में बढ़कर 1250 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि हमारा जो व्यापार था ना वो किस किस तरह से और कहाँ कहाँ से होता था। जो व्यापार है वो केवल कुछ ही देशों से तक सीमित नहीं बल्कि काफ़ी सारे देश थे वो भी इसमें इंक्रीज होते रहे व्यापारिक संबंध। तो ये हमारे पास हो गया स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के विदेशी व्यापार का एक टेबल दी गई है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो विदेशी व्यापार है वो किस किस तरह से बना। आयात अलग हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में वर्ष दिए गए हैं, फिर आपके पास आयात कितने कितने थे, फिर निर्यात और उसके बाद टोटल कितना कितना। तो अगर हम टेबल देखें ना तो हमें देखने से पता चलता है कि कुछ ही सालों में 60-70 सालों में हमारे देश का जो विदेशी व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, बहुत अधिक इंक्रीज हो गया है। और जो आयातों निर्यातों की वृद्धि दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना अमाउंट है, परिमाण कितना है, कितना हम विदेशी व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है भारत की विदेशी व्यापार की संरचना। विदेशी व्यापार की संरचना में काफ़ी परिवर्तन आया है। संरचना का मतलब है कि किन किन वस्तुओं और सेवाओं की हम आयात निर्यात करते हैं। पहले भारत में कुछ वस्तुएं जैसे चाय, जूट, खाले आदि का निर्यात करता था।
पर भारत में अब कुछ आधुनिक वस्तुएं जैसे कि सॉफ्टवेयर, सिले सिलाई वस्त्र, इनका भी निर्यात किए जाने लगे हैं। अगर आपको याद हो, हमने सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ा था, 5th चैप्टर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो हमने कहा था कि भारत अब सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करा है। अब हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी निर्यात करते हैं। पहले हम केवल सॉफ्टवेयर जो थे ना वो आयात करते थे, लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर, रेडीमेड कपड़े वगैरह का निर्यात किया जाने लगा है। और आयातों में भी केवल निर्मित माल का ही आयात किया जाता था, लेकिन अब हम कच्चे माल का भी आयात करते हैं। तो इट मीन्स हमारा जो ढांचा है, संरचना है, वो लगभग चेंज हो चुकी है। तो अब चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, पहले आपको एक्सपोर्ट का बताया गया है कि हम किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि हम चाय का बहुत अधिक एक्सपोर्ट करते थे, जूट का, कॉटन, राइस, रेडीमेड। अब लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो गए, चेंज हो गए हैं। अब हम मशीनों का भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं, इंजीनियरिंग सामान का, सिले सिलाए कपड़े, हीरे, तैयार भोजन, इन काफ़ी चीज़ों का भी हम अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और जो सॉफ्टवेयर से ना पहले हम बड़ा कम करते थे, लेकिन अब हमारा जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनका जो पहले निर्यात में हिस्सा था वो केवल 0.06% था। इट मीन्स 1% से भी बहुत बहुत कम, लेकिन अब वो 23.7% हो गया है। तो इट मीन्स हमारे बहुत अधिक निर्यात चेंज हो गए हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें दिखाया है कि टी का 1950-51 में कितनी निर्यात था, 1990-91 में बढ़ा, 2015, 16, 2017, 16-17 में भी इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम देखें ना बाकी जो थीम्स हैं, जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन सबसे लास्ट में दिया हुआ है। जेम्स का मतलब हीरे जवाहरात वगैरह, उनका भी कितना अधिक इंक्रीज़ हो गया है कि अब हम बहुत ज़्यादा उनका निर्यात करने लगे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स जो हम पहले केवल आयात ही करते थे, वो भी अब हम क्या करने लगे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कॉफ़ी, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका हमने निर्यात करना शुरू किया है। ठीक है, तो अब उसके बाद है कृषि पदार्थों के निर्यातों के प्रतिशत में कमी। ये इनमें कुछ कमी भी आई है, कृषि पदार्थ के निर्यातों के प्रतिशत में कमी। अब इसकी ना इसी को एक्सप्लेन किया हुआ कि हमें क्या क्या पता चलता है। पहले हम ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में जैसे टी है, कॉफ़ी है, जूट है, उनको अब हमने कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे दूसरी वस्तुओं की डिमांड अधिक बढ़ गई है दूसरे देशों में। परंपरागत वस्तुओं के निर्यातों के प्रतिशत भाग में कमी। पहले हम चाय, जूट, खाद्यान्न, इन चीज़ों का निर्यात करते थे, लेकिन अब दूसरी वस्तुओं का निर्यात अधिक करने लगे हैं। इसका मुख्य कारण इन पदार्थों की घरेलू मांग में वृद्धि होना है। ये हमारे देश में भी बहुत अधिक इसकी वृद्धि हो गई है। निर्यात माल के निर्यातों के प्रतिशत भाग में वृद्धि। जो निर्मित माल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं, उनका भी काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हो गया है। 56% था और अब हम 73.6% उसको भी निर्यात इंक्रीज़ किया है हमने। बीच मीन्स उनकी जो निर्यातों का प्रतिशत भाग है उसमें वृद्धि हुई है। निर्मित माल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, पहले हम क्या करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम में कि कच्चा माल भेज देते थे और ज़्यादातर दूसरा जो माल था ना वो आयात करते थे, लेकिन अब हम निर्यात करने में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को ही ज़्यादा निर्यात करते हैं। जवाहरात, सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात का बढ़ता हुआ महत्व। कृषि निर्यात की संरचना में काफ़ी परिवर्तन आया है, जो अभी हमने पहले भी किया कि जो कृषि निर्यात है ना वो पहले हम ज़्यादातर जो वस्तुएं थे ना वो कृषि आधारित वस्तुएं थी, लेकिन अब उनकी उसमें काफ़ी अधिक परिवर्तन आ गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका भी काफ़ी अधिक निर्यात करने लगे हैं। देशों में उद्योगों का विकास हो रहा है। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट्स, इनका इंक्रीज़ हो गया है एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो ये हमारे पास थे कि एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। अब हमने करना है इंपोर्ट्स की जो कंपोजिशन है वो कैसे चेंज हुई है, कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं उनका ट्रेंड अब कैसा है। इंपोर्ट का मतलब जो आयात करना, बाहर से वस्तुएं और सेवाएं मंगवाना। ठीक है, तो आयात में भी हमने काफ़ी ज़्यादा अधिक परिवर्तन हुए हैं। पहले हम मैन्युफैक्चर गुड्स का आयात करते थे, लेकिन अब हम कच्चे माल का भी आयात करने लगे हैं। और बहुत सारी वस्तुएं ना जो पहले हम बाहर से आयात करते थे वो अब हम अपने यहाँ पर ही उनका प्रोडक्शन करने लगे हैं। तो इस कारण से हमारे आयात काफ़ी अधिक चेंज हो गए हैं। जो आयातों का कंपोजिशन था ना वो भी चेंज हो गया है। आयरन एंड स्टील वो बाहर से हम आयात करते हैं। मशीनरी,
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फूड ग्रेन्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। जो सबसे ज़्यादा आयात है ना हमारा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा हमारा आयात है। अब देखो इसके आयातों में क्या क्या चेंजेस हुए। कृषि पदार्थों के आयातों में कमी। जो कृषि पदार्थ है, अनाज, खाद्य तेल, ये सारे के सारे अब हमने अपने यहाँ प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं, तो इनके आयात अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का आयातों में प्रथम स्थान। अभी भी जो भी मैंने आपको बताया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे इम्पोर्ट्स है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहती हैं, उसके कारण हमारा जो इंपोर्ट बिल है ना वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज़ इन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, मशीनें, बिजली के यंत्र, यातायात के सामान में भी काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के आयातों में वृद्धि। अब हम बहुत सारा कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, उनको भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। रासायनिक खाद के आयात में वृद्धि, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो वो भी उनकी जो डिमांड है वो हमारे देश में काफ़ी अधिक बढ़ गई है। तो आज मैंने आपको बताया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और एक कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब आपने इसको पढ़ लेना है, बाकी हम कल करेंगे कि जो हमने किया है कि क्या है ये आपके पास। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आता यू कैन आस्क मी।